सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और इस वक्त पाकिस्तान में हम माहौल देखें सियासी तो हमें हुकूमत भी एक बार फिर मुत्तहिद होती दिखाई दे रही है, अपोजिशन भी मुत्तहिद होती दिखाई दे रही है। चूँकि बजट से पहले हमने देखा था हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे उसको हुकूमत ने कंसीडर किया, मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी। आज इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास के बाद अब ज़राए से ख़बर ये निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मान लिया गया, उनके तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। इसका मतलब ये कि जो बजट की मंजूरी है जो कि अगले चंद दिनों में होनी है, मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते बजट की मंजूरी होनी है, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। जो उनके इशूज़ थे, पंजाब में तकर्रियों के कुछ मामला थे जिसमें पीपल्स पार्टी कुछ तरजीहात चाहती थी, कुछ तरक्याती फ़ंड्स का इशू था। इन तमाम इशूज़ को बहरहाल अब हुकूमत ने माना है। अब किस हद तक माना है, इस प्रोग्राम में हम पीपल्स पार्टी की रहनुमा जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी मुलाकातें कर चुकी हैं और कुछ मामलात पर उनमें भी इत्तेफाक हो चुका है। मिलकर पार्लियामेंट में वो अपोजिशन करेंगे और ना सिर्फ वहाँ पर अपोजिशन करेंगे बल्कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला हुआ है उसको भी उन्होंने कहा कि अगर सियासतदान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें तो शायद केपी में और दीगर मुल्का इलाकों में जो अमन व अमान के मामलात हैं वो खासे बेहतर हो सकते हैं। तो आने वाला सियासी मंजरनामा अब क्या होगा? जो हुकूमत हमें मुश्किल का शिकार दिखाई दे रही थी उसकी वो तमाम मुश्किल अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर दूर होने वाली पार्टी एक बार फिर अपनी हिमायत के साथ सामने आ चुकी है। पूरे प्रोग्राम में इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो हसन मुर्तज़ा साहब, मुज़ाकराती कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ, अली अदर गिलानी साहब के साथ, नदीम अफजल चंद साहब के साथ आप भी शामिल थे। जो इजलास हुआ उसकी असल रुदाद है कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सब के सब हुकूमत ने मान लिए? देखिए, वो इस तरह तो नहीं होता जी कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हो मान लिए जाएं। उस पर पेशरफ्त हुई है, मुस्बत पेशरफ्त है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा जी। अच्छा, तो यानी जो तरक्याती फ़ंड्स का मामला था, जो आपकी डिमांड थी, या जो तकर्रियों के मामले में आप लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा था, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? आने वाले दिनों में आपसे इस पर तजावीज़ ली जाएंगी? जो आप लोगों के लोग होंगे ज़रा उनको भी फिर कंसीडर किया जाएगा? नहीं, देखिए, तकर्रियों के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये सियासत नहीं की कि वो तकर्रियां मन मर्जी की करवाएं और वो करें। हम तो कहते हैं कि तकर्री जो भी हो वो मेरिट पे होनी चाहिए और वो सबके लिए बतौर एक ऑफिसर वो काम करे। ये ना हो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो मुलाजिम बना हो और वो ये समझ रहा हो कि इन्होंने लगाया है तो मैंने इन्हीं का करना है। सबके लिए वो करता हो। पीपल्स पार्टी उसके साथ कंफर्टेबल है। फंड्स जो हैं वो हमारा हक है, हमें फंड्स यकीनन मिलने चाहिए क्योंकि हमें हमेशा नजरअंदाज किया गया है। पीपल्स पार्टी को 40-45 साल से पंजाब के अंदर हुकूमत में नहीं है, तो यहाँ पे चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, काफ की हो, तहरीक इंसाफ की हो, तो हमें फंड्स नहीं मिल सके। हमारे लोगों को भी डेवलपमेंट की जरूरत है, तो वो तो हम टैक्स देते हैं, हमारा हक है एडीपी पे कि हमारा बिल्कुल उसमें हमारी डेवलपमेंट भी बराबर होनी चाहिए दूसरों के। तो इसका मतलब हसन साहब, आप जो असेंबली में अब सेशन होगा बजट की मंजूरी, उसमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी हुकूमत को और बजट बड़ी आसानी के साथ अब मंजूर हो जाएगा। मुफ्ती किफ़ायत साहब भी जेयूआई से हमें ज्वाइन कर जाएं। जी हसन मुर्तज़ा साहब। जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और दीगर इत्तेहादी हों तो मेरा नहीं ख्याल कि बजट पास करने में तो कोई मुश्किलात पेश आएंगी। सही। और आप लोग के जो बजट पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी अब सब के सब दूर हो चुके, मुनासिब बजट है ये? उसमें भी जो हमने अमेंडमेंट्स दिए हैं, अच्छा, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे अर्ज की है कि मुस्बत जो पेशरफ्त है, हाँ। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक होगा और इंशाअल्लाह। हसन साहब, जो टैक्सेस में कमी की कोई इसमें तजवीज़ दी गई है हुकूमत को? जो टैक्सेस का ऐलान कर दिया, भरमार कर दिया, ज़रा इसमें कमी करें। यकीनन है जी, यकीनन है।
ठीक है। एक आधे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी, अच्छा मुश्तरका अलामिया जारी करेंगे, उसमें सारी चीजें डिटेल से होंगी जी। अच्छा अच्छा, चलें, अच्छी बात है। तो शुएब शाहीन साहब, वो हुकूमत जो थोड़े अरसे पहले, चंद दिन पहले थोड़ी मुश्किल का शिकार लग रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने दूर करा दिए और अब ऐसा लग रहा है कि अब सब सेट है, पीपल्स पार्टी की हिमायत उनको हासिल है, बजट पास कराने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो अपोजिशन के तौर पर थोड़ी सी फ़िक्र आपको है, थोड़ी मुश्किल आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप लोगों को लग रहा था कि हुकूमत के अपने ही मामला नहीं संभल पा रहे हैं। नहीं, मैंने तो पहले दिन से, जब से ये बज़ाहिर इन्होंने डिस्प्यूट शुरू किया, मैंने तो पहले दिन से कहा रहा था, पहली बात ये कि नूरा कुश्ती है, दूसरी बात है कि बजट का इशू ही कोई नहीं है, ये तो इशू ही हिस्सादारी में झगड़ा है। अच्छा, हिस्सादारी पूरी हो जाएगी। जिन्होंने इनको इकट्ठे बिठाया है, जिन्होंने ये कठपुतलियों की हुकूमत बनाई है, वो बजट भी पास कराएंगे और हिस्सादारी में भी कोई ऊंच नीच जो होगी वो उसको सेटल डाउन करा देंगे। तो वो आपके सामने हो चुका है और हो रहा है और आगे भी हो जाएगा। बात सिर्फ ये है कि उसूलों की जंग होती तो ये गंदम स्कैंडल पे खड़े होते। उसूलों की जंग होती तो ये, जिस तरह अनवार काकड़, मोहसिन नकवी और जिस अंदाज से शहबाज शरीफ इस वक्त गंदम स्कैंडल में मुलव्वस हैं, बुरी तरह $1 बिलियन प्लस का नुकसान वो कराया यूक्रेन की गंदम ला के। अब पास्को जो है उसको ऑक्शन कर रही है, कोई खरीदार नहीं है। और जिस तरह तकरीबन 800 बिलियन रुपए का पंजाब के किसानों का नुकसान किया और मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो इसके ऊपर कोई बात करते। फिर अगर इनका कोई उसूली इख्तलाफ होता तो ये दुबई लीक्स में कोई इख्तलाफ करते कि जी आएँ उसकी तहकीकात कराएं मिलके। वो इनका ये मकसद है ही नहीं, क्योंकि जो पार्टियां जिस तरह डाका जनी के ज़रिए मैंडेट चोरी करके आई हैं, जिसमें सरफहरिस्त मुस्लिम लीग नून है और MQM है, और कुछ सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी इस तरीके से ली हैं कि ये किसी भी हवाले से कोई ऐसा काम करेंगे जो आज़ादाना होगा, जो पब्लिक के मफाद में होगा, जो उसूल पे मबनी होगा। ना इनको को आज़ादी है, ना इन्होंने कोई ऐसा आज़ादाना फैसला करना है पब्लिक के मैंडेट के लिए या पब्लिक के फ़ायदे के लिए। और शिव साहब, चूँकि अभी आपने किसानों का और गंदम का जिक्र किया, तो ये आज ही की ये खबर है कि एक ख़त लिखा गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि जो इजाफी गंदम इस वक्त मुल्क में मौजूद है उसको एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि वो किसानों का जो नुकसान है वो पूरा हो सके। और आपको पता है, जब भी इजाफी के नाम पर कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है तो फिर मुल्क में कैसा उसका बहरान पैदा होता है, कैसे कीमतें बढ़ती हैं। तो ये अब पता नहीं उसका क्या जवाब हुकूमत की तरफ से आता है। बहरहाल ये आज ही अपडेट आई है। भाईजान, ये बदमाशों का, बेईमानों का टोला है। इन्होंने वो जंग ज़दा, वो गंदी यूक्रेन वाली वो गंदम लेके उसको डंप कर दिया, ये हमारे पाकिस्तानियों को खिला रहे हैं। और जो साफ़ सुथरी सोने जैसी आपकी गंदम है उसको ये एक्सपोर्ट करके फिर ये बहरान पैदा करेंगे, ताकि ये फिर इंपोर्ट करके माल कमा सकें। चोरों को अगर आपने मुसल्लत किया है, और चोरों के जो सरबराह हमारी एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, उनकी मिली भगत से ये सारा धंधा चलेगा और चल रहा है। उनको पूछने वाला भी कोई नहीं, ना नैब, ना FIA, ना कोई और, बल्कि उनको तो मराद दी जा रही है, खा वो मोहसिन नकवी हो, खा वो अनवार काकड़ हो, या वो शहबाज शरीफ हो, या आसिफ अली जरदारी की सूरत में हो। ठीक है। तो मुफ्ती किफ़ायत साहब, ये आज मौलाना साहब ने भी, जब असद कैसर साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो वो वहाँ से भी जो एलामिया सामने आया उसमें इस बजट को अवाम दुश्मन बजट कहा गया, IMF का बनाया हुआ बजट कहा गया। तो जमीयत उलमा इस्लाम को क्या एतराज़ात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, ख़ास तौर पर इस बजट को लेकर? बजट को तो अवामी होना चाहिए था ना, तो अवामी तो नहीं है। बजट के ज़रिए टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई में इजाफा होगा। तो जो बजट IMF की हिदायत पर तैयार किया जाता है तो उसको आप IMF का ही बजट कह सकते हैं, हमारा बजट तो नहीं है। इसमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो अशरफिया को फ़ायदा हुआ है और गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि जो लोग उनको लाए हैं तो ये उन्हीं का बजट बनाएंगे, अवाम तो उनको नहीं लाए। अगर अवाम उनको लाते तो ये बजट के अंदर ख्याल करते कि अवाम नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि अवाम को कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा उनकी नाराज़गी और राज़गी इनके लिए कोई मसला नहीं है। तो जो लोग उनको लेकर आए तो उनको खुश करने के लिए बजट है, इसलिए हम इसमें एतबार नहीं कर सकते। सही है। तो अब ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इसको आप अपोज करेंगे? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एज अपोजिशन जमात आप लोग का भी इत्तेहाद होने जा रहा है पार्लियामेंट की हद तक, या फिर ये तहरीक बाहर सड़कों पर भी हमें साथ ही चलती हुई नजर आएगी? नहीं भाई, हमारा कोई जाती झगड़ा तो पहले भी नहीं था, हमारा मौक़िफ़ का इख्तिलाफ था और अब हमारा मौक़िफ़ एक हो गया है। तो ये सवाल तो बिल्कुल फजूल हो गया है कि अंदर और बाहर और एक साथ है या नहीं। हाँ नहीं, हम एक साथ चलेंगे इंशाअल्लाह और हम कौम को सरप्राइज़ देंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी हम एक साथ होंगे और हम पार्लियामेंट के बाहर भी एक साथ होंगे। और जब इंशाअल्लाह दोनों जमातें अवामी हैं, वो
इस तरह साजिश की बुनियाद पर तैयार करदा नहीं है, वो अपना मैंडेट रखती है। तो जब हम मैदान में आएंगे तो आपकी हुकूमत नहीं कर सकेगी। अच्छा, और मुफ्ती साहब इसमें अगर आने वाले दिनों में अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो भी मौक़िफ़ जमीयत उलमा इस्लाम का ये सेम रहेगा, क्योंकि इस वक्त तक जो आप लोगों की मुलाकातें हो रही हैं वो असद कैसर साहब से है, जो अभी की टॉप लीडरशिप है, तो ये मौक़िफ़ में या जो ताल्लुकात अभी बन रहे हैं उनमें तब्दीली तो नहीं आ जाएगी आने वाले दिनों में? नहीं नहीं, जब आप पार्टी से बात करते हैं तो ये पार्टी टू पार्टी बात होती है। अच्छा। और पार्टी के अगर 7 नंबर पर एक आदमी खड़ा हुआ है, आप उससे मुलाकात करते हैं, तो इसका मतलब ये कि आप टॉप लीडरशिप से बात कर रहे हैं। क्योंकि हम पार्टी से बात करते हैं तो लिहाजा आप असद कैसर साहब हो तो भी ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाएं तो भी ठीक है, बैरिस्टर गोहर हो तो भी ठीक है, और अगर इमरान खान आए तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। सही। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये आप देखें कि JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI को अब कबूल हो चुकी है, वो बिल्कुल अब दरमियान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो मौक़िफ़ दोनों का पहले मुख्तलिफ था वो अब एक हो चुका है। तो अब आप लोगों को या नून लीग वालों को जो उम्मीदें हैं कि आप मौलाना साहब को मना लेंगे, उनकी पार्टी को हुकूमत में ले आएंगे, वो उम्मीदें अभी भी बाकी हैं? इस पर कोई काम हो रहा है या फिर अब एज अपोजिशन जमात इनको तस्लीम कर चुके हैं आप? देखिए जी, हम तो चाहते ही नहीं है कि कोई किसी से झगड़ा करे या किसी की कोई लड़ाई होनी चाहिए। JUI जो है हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, हमेशा हमने उनके साथ मिलके काम किया है और हम कंफर्टेबल रहे हैं। तो आज अगर उनका उधर है तो सियासत है ना जी, जहाँ पे जिसका फायदा मफाद होगा वो वहीं पे जाएगा। उसमें ये तो नहीं हो सकता कि आप बद्दुआएं शुरू कर दें कि आप इधर नहीं है तो इधर गए हैं। कतन नहीं है जी, हमारे लिए आज भी वो काबिल एहतराम है और जहां भी जाएं। देखिए, अभी बात हो रही थी जी कि ये डाकुओं का, लुटेरों का ये टोला है और ग्रोह है। मैं समझता हूँ कि हमें सारी चीजें करने से पहले थोड़ी सी नजर माजी पे भी डालनी चाहिए कि जो चोरों का और डाकुओं का एक ग्रोह पंजाब के और पंजाब के काश्तकारों पे मुसल्लत किया गया उस्मान बुजदार की सूरत में, और 4 साल तक इस पंजाब के वसाइल को लूटा गया और उसका हिस्सा बनी गाला खान साहब तक जाता रहा। और ये सारा कुछ करने के बाद आज अगर लोगों को डाकू कहा जाए, चोर कहा जाए, तो वो कौन सी मैं समझता हूँ कि सियासत है कि आप 2018 में उसी एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे इलेक्शन जीत लें RTS बिठाकर, तो आपके इलेक्शन के नतायज बिल्कुल दुरुस्त हैं। आप 2024 में अगर हार जाते हैं तो आप कहें जी बिल्कुल ये मैंडेट चोर हैं जी, इन्होंने तो मैंडेट चोरी कर लिया। ऐसी कतन कोई बात नहीं है जी। अगर एहतसाब करना है, हम हाजिर हैं। 2013 से शुरू कर दे, 2013 भी देख लें, 2018 भी देख लें, 2024 भी देख लें। और हमारे साथ तो तहरीक इंसाफ का कोई एक सीट भी मुझे नहीं याद कि हमारे पास आई हो। अगर हमने कोई सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेनी होती तो हम सेंट्रल पंजाब से लेते, हम जनूबी पंजाब से ले लेते। हमारी तो मतलब कराची की बहुत सारी सीटों पर, कराची की काफी सीटों पर इनके एतराजात हैं ना कि कराची का जो मैंडेट था वो बकौल इनके जीता है। वहाँ पे वो तो MQM के पास है सीटें, उसमें सात के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी पास है। नहीं, देखिए यकीनन पीपल्स पार्टी के पास भी आ सकती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अगर लेनी होती तो फिर वो क्या 2-4 सीटों पे वो कर लेती। ये इस तरह नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इनकी कोई सीट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सीटें भी हारी है। ये नहीं है कि मैं खुद हारा हूं, मुझे खुद हराया गया है, मैं फॉर्म 47 पे हारा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल सारा कुछ है। जैसे और ये इत्तेफाक है कि शोएब शाहीन साहब भी अभी वो बताएंगे भी कि वो क्लेम करते हैं कि वो अपने हल्के से जीते हैं, बड़ी लीड से जीते हैं, वो भी फॉर्म 47 से ही हारे हैं। मैं उनको, शोएब साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो यकीनन जीते होंगे। मैं नहीं कहता कि वो नहीं जीते होंगे या उनके साथ धांधली नहीं हुई होगी, हुई होगी। मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मेरे साथ खुद ये हुआ है। अब यहाँ पे ये कहा जाए जी कि पीपल्स पार्टी लेगी है जी 7 सीटें लेगी, 7 सीटों में से पहले भी तो हमारे पास कोई इक्का दुक्का होंगी, बल्कि थी। सईद गनी वाली सीट पहले भी हमारे पास थी और भी तो होंगी। कोई 1-2 सीटें हमने मजीद जीत ली होंगी। अब अगर हमने धांधली करनी थी तो फिर इन वाली सारी हमें मिल जाती। तो ऐसी चीजें नहीं है। जैसे इनका मर्जी है, ये बेशक हल्के खुलवाएं,
ट्रिब्यूनल में जाएं, पीपल्स पार्टी कभी भी इससे नहीं भागेगी। पीपल्स पार्टी फेस करेगी, खड़ी होगी। हमारा यकीनन इनसे एक सियासी और नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है। सही। हमारी जाती दुश्मनी नहीं है कि हम कहें कि इनके साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इंसाफ का ये तकाजा नहीं होना चाहिए, या ये नहीं हमें करना चाहिए कि इंसाफ ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है। 13 से शुरू करें, जो जो चोर डाकू हैं वो सारों को ले आए, उनको निकालें। हम हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी को तो कोई इस पे एतराज नहीं है। ठीक है, तो शुएब साहब ये अब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ साथ इंसाफ होना चाहिए। आप अगर हारें या आपके दूसरे लोग अगर फॉर्म 47 के जरिए हरवा दिए गए तो वो सब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन ये होता हुआ अब तक 4 महीने बाद भी हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? अगर 6 महीने की इसकी मुद्दत होती है तो ये ज़रूरी है कि 170 दिनों के बाद ही इसका कोई नतीजा आना शुरू हो? ये अब तक तो बहुत सारे नताइज सामने आ जाने चाहिए थे। ये इस ताख़ीर की वजह आपकी क्या समझ आती है? देखें, एक बात तो इन्होंने 2018 की बात की है। 2018 के हिसाब से मैं एक बात कहूँगा कि मुझे बता दें कि कितने इनके लोग थे जो फॉर्म 45 लेके घूम रहे हों। हम सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं कि जनाब ये लें, हमारा कमीशन बना दें। अच्छा, उस ज़माने में 2018 में भी पार्लिमानी कमेटी बनी, उसके ऊपर अपोजिशन वाले नहीं आए, वो मुकम्मल नहीं हो सकी। अच्छा जी, आप बता दें, आपके पास 16 महीने हुकूमत थी PDM 1 की सूरत में, जिसमें आपकी पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें आपकी मुस्लिम लीग नून भी थी, जिसमें आपकी GYF भी थी। आप बनाते कमीशन, आप फाइंडिंग्स ले आते, आपको कौन मना करता? अब आगे चलता हूँ। आप कह रहे हो 2013 के हम भी एग्रीव थे, आज भी हैं। 2018 के आप एग्रीव थे या बकौल कुछ के नून एग्रीव थी, बनाए कमीशन, हम एग्री करते हैं। 2024 तो वो तो डेड इश्यूज है ना, खत्म हो गए। 13 वाला इशू था, खत्म हो गया। 18 वाला था, 24 से पहले 23 में खत्म हो गया। आज आपके पास 2024 की शुएब शाहीन साहब 13 में तो आप देखें, 13 में कमीशन बना था जब आप लोगों ने धांधली का शोर मचाया, लेकिन वो 18 में वो जुडिशियल कमीशन नहीं बना जिसकी आप अभी डिमांड कर रहे हैं, जबकि जो उस वक्त की अपोजिशन थी उनकी डिमांड थी। उस्मा कारदार साहिबा नून लीग की रहनुमा भी ज्वाइन कर दिए। जी शुएब साहब, दो बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो यह है कि जो कमीशन बना था उसकी TOR ये थी कि ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग हुई या नहीं हुई। जिस हल्के को आप खोलना चाहते थे वो बात ही नहीं थी, और उसके ऊपर उन्होंने फाइंडिंग्स दी कि आप इसको दुरुस्त करें, इसमें इरेगुलरिटीज हैं, और बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज उन्होंने पॉइंट आउट की थी। दूसरी बात, 2018 की जब ये बात कर रहे थे, छोड़ दें हमें, मैं कहता हूँ 2018 के ही इलेक्शन के नतीजे में 16 महीने थे ना, इनको किसने रोका था कि वो फाइंडिंग्स ले आते कि जनाब आपका इक़्तिदार दुरुस्त नहीं था? नहीं लाए ना। तो इसलिए उसके 2 चीज़ें होती हैं, या कोई फाइंडिंग्स ले आए किसी कमीशन से, या फॉर्म 45 ले आए, क्योंकि 2017 के तहत कानून बना था ना कि फॉर्म 45 ले आए। बिल्कुल। अच्छा, आज हम लेके घूम रहे हैं, हम आज कह रहे हैं कमीशन बना लें। आप कह रहे हो 13 से बनाना चाहते हैं, आप तो इक़्तिदार में हो ना, आप इत्तेहादी हो, आप बैठे हो इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून के साथ, आप बिल्कुल बनाए। हम आपको एग्री करते हैं, 13 भी बनाओ, 18 भी बनाओ, 24 भी बनाओ, मगर बात यह है कि आपने बनाना है, हमने तो नहीं बनाना ना। बिल्कुल सही। लेकिन आज लाइव इशू है। फिर आपने सवाल किया कि ये डिले क्यों हो रहा है। भाई, डिले करने वाले मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि हम रास्ते में रुकावट नहीं है। ये ऑर्डिनेंस रिटायर्ड जजेस वाला कौन लेकर आया? जब एक चलते हुए जजेस, सिटिंग जजेस के पास केस चल रहा था, वो कौन लेकर आया? वो यूसुफ रजा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट है और एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो लेकर आए कि नहीं जनाब, आज के बाद जो ये ऑर्डिनेंस 4 महीने के लिए आ गया, इलेक्शन कमीशन जो कि एक खुद एलिगेशंस हैं उसके ऊपर कि उसने जराइम किए हैं, इस इलेक्शन को प्रॉपर फेयर, फ्री एंड फेयर नहीं किए, उनको आपने अख्तियार दे दिया कि वो अपनी मर्जी का हैंड पिक्ड जज उठाएं, रिटायर्ड वो भी, और उससे अपनी मर्जी के फाइंडिंग्स ले ले। आपने किया है, हमने नहीं किया। फिर आप कह रहे हैं कि आपने हमारी सीटें नहीं चुराई। मुझे बताएं, यूसुफ गिलानी वाले इलेक्शंस में तैमूर मलिक खुद बैरिस्टर तैमूर पिटिशनर है अगेंस्ट यूसुफ गिलानी। दैट पिटिशन इज स्टिल पेंडिंग, इलेक्शन पिटिशन। आप उसी वही आ करके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है वो ऑर्डिनेंस लेकर आ जाता है और उनका केस आके उधर चला जाए। अच्छा, जो उनके बेटे और वो खुद जीते थे, वो सारे के सारे फ्रॉड के जरिए पंजाब मुल्तान में जीते हैं, कराची की सीटें अलग हैं। इसी तरह देखें, हम जो बात कर रहे हैं हमारे पास उसका सबूत है। अच्छा, हम उस सबूत को कहते हैं इवेल्युएट करने दें। ना आप ट्रिब्यूनल को चलने देते हैं, ना आप, आज मेरा केस था, आज ट्रिब्यूनल में वापस भेजा है जस्टिस साबर फारूक साहब ने। पिछले 2 महीने से आज 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने में फैसला देना होता है जी। ये क्यों डिले टैक्टिस कर रहे हैं? अब ये डिले क्यों हो रहा है और ये कमीशन वाली डिमांड पर हुकूमत क्यों कोई संजीदगी नहीं दिखा रही? शुएब साहब, जरा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे दार साहिबा से, फिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानेंगे कि आखिर नून लीग इन सारी चीज़ों में हमें संजीदा दिखाई क्यों नहीं दे रही है। एक ब्रेक के बाद।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। उज़मा कारदार साहबा, शुएब शाहीन साहब, हसन मुल्ला साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो उज़मा साहबा, जिस तरह ब्रेक से पहले नुकता उठाया शुएब शाहीन साहब ने भी कि जुडिशल कमीशन एक डिमांड है अपोजिशन जमातों की, 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला बिल्कुल साफ खुलकर सामने आ जाएगा कि उस दिन क्या कुछ हुआ है। हुकूमत क्यों अभी तक टाल मटोल से काम ले रही है? आपने अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को भी बजट के मामले पर मना लिया, उनकी सारी डिमांड्स मान ली, तो अपोजिशन की भी एक आध डिमांड मान लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, हम एक आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। अगर किसी पार्टी को शिकायत है इलेक्शंस में, वो समझते हैं कि धांधली हुई या उनको रिज़ल्ट सही नहीं मिला, तो हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं, हमारे अदारे हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं, जहाँ पे उनकी दाद रसी होगी। हम तो एक सियासी जमात हैं, हमने भी एक इलेक्शन लड़ा था और हमारे भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडरान हैं। उसमें राना सनाउल्ला हैं, साद रफ़ीक हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इलेक्शन नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने इनकी तरह रोना पीटना नहीं मचाया हुआ। उन्होंने रिज़ल्ट अपने कबूल कर लिए और उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क जो है वो एक सिस्टम जो है उसको अब आगे बढ़ना चाहिए। इनकी इत्तला के लिए 2018 में आज जितनी शिकायत हैं उनसे ज़्यादा इलेक्शन के बाद शिकायत थी और बहुत सारी पार्टीज़ को थी, लेकिन उस वक़्त तो इनका आरटीएस पे उंगली थी, तो ये बहुत खुश थे। तो इन्होंने क्यों नहीं बनाया जुडिशल कमीशन? इनको चाहिए था बनाते। हमने देखा किस तरीके से डस्का का इलेक्शन हुआ, क्या उसकी फाइंडिंग्स आई थी, सबके सामने था कि किस तरीके से वहाँ पे हुकूमत ने खुद जो थी धांधली करवाई थी और एक बड़े अफसोसनाक तरीके से कराई थी। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब ये मेरा इनसे बड़ा एक इनसे मुअद्दबाना मैं इनसे एक इनको मशवरा देती हूँ कि देखें, और आप हल्के ना खुलवाएं। जितने हल्के खुले अभी तक रीकाउंटिंग के लिए, वो भी ये हार गए और वो हल्के हमारे पास आ गए। तो इसलिए ये तो फिर तो फिर तो सारे हल्के आप लोग खुलवा लेना। जब हल्के खुल रहे हैं और आप लोग जीत रहे हैं, आपकी तादाद बढ़ती जाएगी, फिर तो आप कमीशन भी बनवा दें। फिर तो ये जो ट्रिब्यूनल्स पर इनके अदम एतमाद हैं, चूंकि वहाँ कार्रवाइयाँ ही नहीं हो पा रही हैं, 135 दिन बाद भी अभी तक फैसले नहीं आ रहे, उनकी कार्रवाइयों को भी थोड़ा तेज़ करवा दें आप लोग। फिर देखिए, हमें इस तरह से एक सिस्टम को डिरेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भाई, आप अगर आपकी 100 से ऊपर पंजाब में सीटें हैं, आपकी इतनी तकरीबन वफाक में हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, आप सिस्टम का हिस्सा हैं। इस वक्त आप तमाम सेशंस में मौजूद हैं, आप स्टैंडिंग कमिटीज़ के हिस्सा बनना जा रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि एक मुस्बत अपोजिशन का रोल अदा करें और अगली दफ़ा फिर जोर आजमाई कर लें, फिर अवाम के पास चले जाएं मैंडेट लेने। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि जहाँ पे केपी में 80% आपकी सीटें आई हैं, वहाँ तो भले से जनाब आप कह रहे हैं कि बड़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन थी, कोई धांधली दूर दूर तक नहीं हुई, और जिस हल्के में आप हारे आप कहेंगे जी ये धांधली शुदा है। तो ये मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। ये मेहरबानी करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। मईशत के जो इतने पहाड़ की तरह बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें आए हमारे साथ बैठे, ताकि अवाम के जो इश्यूज हैं और जो मिसाइल हैं उनको हम हल कर पाएँ। जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा आप देख रहे हैं कि वो सुबह से लेकर रात तक कोशा है, और किस तरह से इन्फ्लेशन 38% से अब 12% पे आई है। लोगों ने सुख चैन का सांस लिया है। साहिबा, इन लोगों के साथ आप बिठाना चाहते हैं तो बैठने के पैगामात तो भिजवाएं ना, कोई पार्टी टू पार्टी राब्ता तो हो, कोई अपोजिशन की तरफ हुकूमत हाथ तो बढ़ाए कि आए बैठे, हम आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। आपको तो आपके सामने है जी, कितनी दफ़ा बानी साहब ने कहा है कि जी इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, तो हम तो इनके साथ बैठ के क्या करेंगे, हम तो उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। अब बानी साहब जो हैं वो एक गैर जमहूरी माइंडसेट उनका है और उन्होंने पूरी पार्टी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब आप देखें कि महमूद अचकज़ई को जब उन्होंने कहा कि आप मुज़ाकरात करें तो हमने वेलकम किया, हाँ जी ज़रूर आके करें, तो वो फरमाते हैं कि जी वो हमारी पार्टी नहीं कर रही, वो तो महमूद अचकज़ई कर रहे हैं, वो आके जो हमें बताएंगे तो फिर हम सोचेंगे उसके मुतालिक।
तो जो देखें, जो सीरियस हो ही ना, जो हमेशा 3.5 साल आप सुनते रहे कि एक पेज, तो अगर इन्होंने यही इनका सिलसिला रहा तो फिर दहशतगर्दी जो है वो भी आपने 9 मई की देख ली थी, तो फिर इस तरह के जो अनासर हैं उनसे फिर ठीक है। चलें, आपको लगता है कि आपको अपोजिशन का रवैया इस वक्त संजीदा नहीं लग रहा? अब अपोजिशन खुद ही बताएगी, भी मैं पूछूंगा फिर शुएब साहब से कि ये करना चाहते हैं मुज़ाकरात या नहीं, कोई इनका मौक़िफ़ चेंज हुआ नहीं। लेकिन मुफ्ती किफ़ायत साहब, ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन तो बनने जा रहे हैं वफाक में, लेकिन KP में जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन को लेकर, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर हुए, वहाँ पर कोई कमीशन बनने जा रहा है, वहाँ क्या सूरत हाल बनेगी मुफ्ती किफ़ायत साहब? एक उसूल आपको समझा रहा हूँ ना, कहने खाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जब 2 बुराइयां सामने हो तो छोटी बुराई को माफ कर दिया जाए। अच्छा, तो ये हमारा कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पूरे इलेक्शन पर है, सिर्फ KP पर नहीं। तो हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं। हमें ये कहना भी नहीं है कि हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं, हमने ये भी नहीं कहना कि हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं। हम एक आवाम की बात करते हैं। हमारे ख्याल में, हमारी राय में, ये हुकूमत जो है वो चोरीशुदा मैंडेट पर आई है, इनका अपना मैंडेट नहीं, ये नाजायज़ हुकूमत है। इस पर हम खड़े हैं और हमारा मुतालबा तब पूरा होगा। हम इसके लिए मुज़ाकरात न बैकडोर करेंगे न आउटडोर करेंगे। ये आपके ख्यालात, ये ख्यालात आपके KP के हुकूमत के बारे में भी हैं? हेलो जरा सुनिए, अरबाब एक मिनट। अच्छा, हम तहरीक चलाएंगे और इंशाअल्लाह अवामी क़ुव्वत पर इन हुकूमतों को चलता करेंगे तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। हमारा मसला आसान है, तहरीक इंसाफ की तरह हमारा मसला मुश्किल नहीं। अच्छा, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके इलेक्शन पर हैं कि ये चोरीशुदा मैंडेट है इस हुकूमत का और ये इसकी हक़दार नहीं थी, तो ये वाले ख़यालात और ये तासुरात आपके KP हुकूमत के बारे में भी ऐसे ही हैं? देखिए, आप वो बात क्यों सुनना नहीं चाहते जो आपकी मर्जी के खिलाफ है? ये बेचारे, ये जितने लोग भी आपको मरकज और सूबे में नजर आते हैं, तो बेचारे हैं, बेबस बेकस लोग हैं। जो चोरी करता है, मैंडेट तब्दील करता है, वो तो कोई और है। आप उनका मलबा इन पे क्यों डालते हो? इसलिए हम इनसे उलझते नहीं है, ये हमारे उलझने की जगह ही नहीं है। पीपल्स पार्टी वालों से भी नहीं उलझते, मुस्लिम लीग नून से भी हम नहीं उलझ रहे, जब उन दोनों से नहीं उलझ रहे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किए बैठा है, तो हम PTI से क्यों उलझे जिनके पास एक ही सूबा है? देखें, ये जो चोरी करता है वो चोर बहुत होशियार होता है। कभी एक के मुंह पे आटा मल देता है, कभी दूसरे के मुंह पे आटा मल देता है, ताकि लोग उधर तवज्जो करें और चोर पकड़ा न जाए। हमने ठीक तवज्जो करनी है, हवाई फायरिंग नहीं करनी, हमने डायरेक्ट फायर करना है और आवाम को बताया ना कौन है जो आपको शराकत इक़्तिदार से महरूम करता है और हक की हुक्मरानी आपको नहीं होने देता। हमारा स्टैंड वही है जो 2018 में है, जिसके लिए हमारे पीपल्स पार्टी हमारी मौजूद थी और हमारे मुस्लिम लीग मौजूद थे। हमारा स्टैंड वही है जो आज PTI का है। इसका माना है कि हकीकी स्टैंड सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का है और बाकी ये लोग जो है उनका स्टैंड बदलता रहता है। हमारा अभी तक नहीं बदला। हम आइन की बात करते हैं, इंशाअल्लाह तहरीक के नतीजे में इस आइन को बालादस्त बनाएंगे और इदारों की मुदाखलत से पाक इंतखाबात करवाएंगे। तो मुफ्ती साहब, जब आप आइन पर और कानून पर यकीन रखते हैं, अगर आप एक आइन को बुनियाद बनाकर आप ये बात करते हैं कि वफाक की हुकूमत पर आपको एतराज़ है, पंजाब की हुकूमत पर एतराज़ है, सिंध की हुकूमत पर एतराज़ है, इलेक्शन पर एतराज़ है, तो फिर वही बात KP के बारे में आप खुलकर क्यों नहीं कर रहे? फिर वहाँ पर जो आपका स्टैंड है वहाँ वो मुख्तलिफ क्यों है, या वहाँ आप किसी मफाद को क्यों सामने रख रहे हैं? सवाल नहीं है ये अरबाब, ये आपका सवाल नहीं है। ये सवाल वो लोग मीडिया को देते हैं जिनके जो अपनी गलती, जो मुजरम को छुपाते हैं। इन सवालों से मुजरम का चेहरा नहीं छुपेगा, कौम को बिल्कुल वाज़ेह पता लग गया। अच्छा, तमाम वहदतों को मालूम हुआ कि हमारा मुजरम कौन है। इन सवालात के अंदर आप हमें उलझाकर मुजरम को छुपाना चाहते हैं, ये कितना बड़ा गुनाह करते हैं। नहीं सर, सवाल में नहीं उलझा रहे, मुजरम का अपना सामना करो। हम तो क्योंकि आप खुलकर बात करते हैं, आप अपने स्टैंड में हमेशा आजाद हो जाए। आपने एक मुसल्लम स्टैंड लिया हमेशा से, आप उस पर अपनी बात पर स्टैंड करते हैं, तो जब आप KP के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो वहाँ के बारे में आपकी राय तो पूछी जाएगी ना कि वहाँ पर आपका एतराज़ है इलेक्शन पर या नहीं, क्योंकि कल तक था, आज नहीं है, हो सकता है कल दोबारा हो जाए। आप ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, इसका फायदा किसी और को हो रहा है ना। मैं कहता हूँ आपका कोई सवाल, आप अहम जगह पर बैठे हो जिससे मुजरम छुप जाता है आपके सवाल से, वो सवाल करना आपके लिए मुनासिब नहीं है।
क्यों नहीं आप सारे मुल्क और मुजरिम को सामने लाएं कि ये है जी कौम का जिनकी वजह से मईशत का मसला खड़ा है, जिनकी वजह से आदम इस्तेकाम है, जिनकी वजह से चाइना वाले हम पे एतमाद नहीं करते, तो उसको सामने लाओ, उसको सजा दिलाओ, उससे तौबा करवाओ, उसकी मुदाखलत को ख़त्म करो और आप इलेक्शन करो ना। क्यों असल बात की तरफ आप नहीं आ रहे? और ये ज़िमनी तौर पर सवालात करके आप मुजरिम को छुपाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने तय किया कि इस दफ़ा मुजरिम को कटहरे में खड़ा करेंगे। ठीक है, तो हसन मुर्तज़ा साहब आप बता दें कि ये असल मुजरिम कौन है? जो मुफ्ती साहब जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं वो मैं तो उस मुजरिम तक नहीं पहुंच पा रहा अभी भी। अगर आप पहुंच सकें तो ज़रा थोड़ी सी हमारी भी मदद कीजिएगा और बाकी पैनलिस्ट के लिए भी शायद आसानी हो जाए। देखें जी, वो मुफ्ती साहब की राय है, वो मुफ्ती साहब ही बताएंगे, मैं तो उस पर कोई राय नहीं दे सकता। गुजारिश ये है, अभी बात हो रही थी कि 2018 के इलेक्शन के हवाले से वो बड़ी अजीब सी गुफ्तगू हो रही थी कि इन्होंने कमीशन क्यों नहीं बनाया, आज कमीशन बना दें। भाई बाकी सारे तो चोर लोग हैं, गंदे लोग हैं, आप अच्छे लोग थे ना। आपको चाहिए था कि आप इत्तला की जुर्रत करके आप उस वक्त जब प्री पोल रिगिंग हो रही थी, जब मुख्तलिफ पार्टियों को तोड़ा जा रहा था, जब पीपल्स पार्टी को तोड़ा जा रहा था, जब जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पर PMLN को तोड़ा जा रहा था, आप उस वक्त कहते ना कि ये हमदर्दी हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब जहाज भर भर के आ रहे थे आजाद अरकान के, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर भी नहीं थे उस धांधली के बावजूद भी। फिर वो आजाद अरकान को मिलाना और वो कर करा के आप की अक्सरियत हुई और आपने हुकूमतें बनाई पंजाब के अंदर। तो ये चीजें सबके सामने है। बाकी चीजें जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि उसका टाइम गुजर गया है, वो टेन्योर खत्म हो गया है, वो अब 24 की बात होनी चाहिए। वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये तारीख का हिस्सा तो रहेगा। उसको सुनहरी हरूफ में तो नहीं लिख सकते कि वो बड़ा फ्री एंड फेयर और बड़ा अच्छा हो गया था। तो हसन साहब यही तो सवाल है ना कि वो अगर वो तारीख का एक स्याह बाब है तो उसको तब्दील करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए इस वक्त मौजूदा सियासत में क्या हो रहा है, इस वक्त मौजूदा हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं कि आओ बैठो, उस पर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएं। ये जो धांधली और चोर का ये मैंडेट चोरी का जो इशू है, इसको खत्म करने के लिए आओ बैठो और बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। लेकिन रिफॉर्म्स की तरफ तो आना नहीं है। अब जिस सदारती ऑर्डिनेंस का जिक्र कर रहे थे, ऑर्डिनेंस हमेशा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ ही होता है, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उसकी तैयारी करते हैं और वो प्रेसिडेंट जो के वो प्रेसिडेंट ने ही उसको साइन करना होता है। उसमें ये नहीं है, वो जो भी आएगा वैसे को बैड लेजिस्लेशन है, कोई उसकी तारीफ वाली बात नहीं है कि वो अच्छा हुआ है। इनके दौर में भी होता रहा है, इनके दौर के आज भी आप ऑर्डिनेंसेस निकलवा लें, वो ऑर्डिनेंसेस जो हैं उतने तारीख में नहीं जारी हुए होंगे जितने इनके 4 सालों में जारी हुए हैं। ठीक है, तो अब चले हुकूमत अपना इलेक्शन रिफॉर्म के लिए अपोजिशन इस वक्त तैयार है नहीं है, मुज़ाकरात पर राजी है नहीं है? शुएब साहब क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मौजूदा कि जिन रिफॉर्म्स की बात इस वक्त हसन मुर्तज़ा साहब कर रहे हैं, आप लोग भी उसमें संजीदा हैं? जिन मुज़ाकरात की बात उस्मा करदार साहिबा ने की कि हुकूमत तो तैयार है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से जवाब ये आता है कि हमें बात नहीं करनी इन 3 जमातों से। लेकिन पहली बात तो यह है कि हम किन से मुज़ाकरात करें? जिसने आपके मकान पे कब्ज़ा किया हो, डाका डाला हो, आप जाएंगे, जाकर कहेंगे डाकू भाई आ जाएं, मेरे साथ बैठें, प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ाएं और मुझे भी एक कमरे में रहने की इजाज़त दे दें। ये नहीं हुआ करता। दूसरी बात, कुछ ऑप्टिक्स होती हैं, कुछ एतमाद साजी होती है। मुझे बताएं, मैं यहाँ 1,05,000 वोट लेके आपकी इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं बैठा हूँ। हमारे तीनों जो है नेज़े यहाँ से जीते हैं। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। पूरे मीडिया ने दिखाया, आपके मीडिया समेत पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने काम जीत चुके हैं। और ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब जितने इलेक्शन हुए सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिए हैं इस दफ़ा। अब उसके साथ क्या होता है, मैं इलेक्शन के बाद 7वीं दहशतगर्दी की FIR लेके बैठा हूँ अपने खिलाफ। मैं बाहर निकलता हूँ, 100 बंदा, 50 बंदा, 200 बंदा भी अगर मैं एहतजाज के लिए निकलूंगा, मैं सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिंपल MNA का कैंडिडेट हूँ। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार काउंसिल जो एपेक्स बॉडी है उसका 5 साल मेंबर रहा, चेयरमैन रहा मुख्तलिफ कमेटी का, मैं फाउंडर वाइस चेयरमैन रहा इस्लामाबाद बार काउंसिल का, मैं सदर रहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का, और भी मुख्तलिफ पोजीशंस मैंने एंजॉय की। सही, यानी मेरे जैसे सीनियर वकील के साथ अगर ये हो रहा है, मुझे बता दें
ये एतमाद साजी है कि जिसके लिए आप बातचीत के माहौल की बात करते हैं। इन लोगों के साथ बात की जाए। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है एक आम बंदे के साथ क्या होता होगा, और जो आप लोगों के पास सबूत मौजूद हैं। जी शुएब साहब कंप्लीट कर लीजिएगा या फिर नज़मा साहिबा की तरफ। बगैर इनमें आगे बढ़ाने का कोई तरीका नाएतबार साजी है। ठीक है, जिसके जरिए हम ये कह सकें कि इन्होंने हमसे कुछ संजीदगी के साथ वाकई बात करनी है। ठीक है, यानी चलो माहौल ही कोई नजर नहीं आ रहा हुकूमत की तरफ से ना, जो आप लोग के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक्त। तो उस्मा कारदार साहिबा, कोई माहौल बनाना पड़ेगा ना, हुकूमत कम से कम जो बात कर रही है थोड़ा सा वो अमल की सूरत में भी नजर आए तो अपोजिशन थोड़ा सा जरा उसका गुस्सा ठंडा होगा। जी देखें, अब तो पूरी दुनिया को पता लग गया है कि प्रोजेक्ट इमरान किधर, कब और कहाँ पे और किसने लॉन्च किया, और किस एक नाजायज़ और बोगस केस में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके तो उनको मुल्क बदर कर दिया गया। ये पूरी दुनिया के सामने अब वाज़े हो गया है और हर एक को समझ आ गई है। तो हमें तो ये जो कान पक गए थे 3.5 साल सुन सुन के, एक पेज खुद बानी साहब फरमाते थे जी मुझे कोई कानून पास करना होता है तो मुझे उनसे मदद लेनी पड़ती है, मुझे जो कोई बजट पास कराना होता है मुझे उनसे मदद लेनी पड़ती है, नंबर पूरे करने पड़ते हैं नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ मुझे उनसे मदद लेनी पड़ती है। तो गोद में कौन किसकी बैठा हुआ था ये तो अपने मुंह से वो कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे इसका जवाब कोई दे दे। कौन है जो बनी गाला गया था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मिलने गए थे इमरान खान से कि आए मुल्क की खातिर अपनी सियासत को पसे पुष्ट रख के मुल्क की खातिर इकट्ठे बैठें और आगे बढ़े। गए थे कि नहीं गए थे? और आगे से बानी साहब ने क्या कहा, वो जी मेरी सड़क बनवा दें, और वो भी बनवा दी गई थी। फिर मुझे दूसरी बात का जवाब दें। सिद्दीकी ने कहा ये झूठ बोल रहा है नवाज शरीफ। आप इरफान सिद्दीकी का स्टेटमेंट उठा लें, इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट आप खुद उठा के देख लें। नहीं आप मुझे ये बताएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बनी गाला नहीं गए? बता दें जरा। वो सड़क वाली बात पे क्या है? सड़क वाली बात पे इरफान सिद्दीकी साहब का बयान आ गया था। नहीं आपको जमहूरी, मैं आपको देखें आप अपने ये इनमें हौसला कोई नहीं, अपने वक्त पे बात करें। मैंने तो इनको डिस्टर्ब नहीं किया। चलें आप मुकम्मल करें। बात बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा दूसरा इनसे पूछें, कौन गया था शौकत खानम उनकी तैमादगिरी करने इमरान खान की जब वो 2013 में जब गिर गए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो जमहूरी रवैये किसके हैं और गैर जमहूरी रवैये किसके हैं? और ये जो तमाम सवाल आपने जाती उम्रा गए, कभी इमरान खान जाती उम्रा गए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहब, शुएब शाहीन साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।